सुप्रभातम। आपका हार्दिक स्वागत है समास के इस तृतीय सत्र में। तो जैसा कि हमने पहले समास के बारे में पढ़ा, समास की परिभाषा के बारे में पढ़ा, समास के अर्थ के बारे में पढ़ा, समास के मुख्य 4 भेदों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने तत्पुरुष समास के जो 2 प्रमुख भेद है उन भेदों के बारे में पढ़ा। हमने अव्ययी भाव का अध्ययन किया, तत्पुरुष का अध्ययन किया। आज हम बहुव्रीहि और द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, बहुव्रीहि। तो आइए इसकी जो परिभाषा है, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, इसको समझते हैं। ठीक है, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्रथम पद, द्वितीय पद या पूर्व पद, उत्तर पद। जैसे मतलब अगर हम इन जो शब्द है इन शब्दों में देखेंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, पूर्व पद, उत्तर पद। तो अब आगे देखिए, इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता ना होकर, यानी इस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है। इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता ना होकर किसी अन्य पद की, मतलब ना पहले वाला है ना दूसरे वाला है, कोई तीसरा ही है, किसी अन्य पद की अर्थात अर्थ की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इस समास में यानी बहुव्रीहि समास में पूर्व तथा उत्तर पद की प्रधानता ना होकर अन्य पद की प्रधानता या अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया यहीं पर लिखा हुआ है, पीताम्बरः। ठीक है, पीतम अंबरम यस्य सह। अब देखिए, यहाँ ना तो पीतम की प्रधानता है ना अंबरम की प्रधानता है। ठीक है, यहाँ पर ना पीतम की प्रधानता है ना अंबरम की प्रधानता है। यहाँ पर ना पीताम्बरधारी जो विष्णु को कहा जाता है पीताम्बर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पीताम्बरधारी। पीताम्बर से हमारा क्या तात्पर्य है? पीले वस्त्र धारण करने वाला। पीताम्बरधारी किसी अन्य पद की या अन्य व्यक्ति की प्रधानता है, अर्थात विष्णु की प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बहुव्रीहि समास क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, यानी अर्थ, इसमें अर्थ की प्रधानता होती है। जो अर्थ है वो निकल कर आता है। पीताम्बर, पीताम्बर किसे कहा जाता है? विष्णु को। ठीक है, वैसे नीलकंठा, नीलकंठा किसे कहा जाता है? बोलिए। गुड। दशाननः किसे कहा जाता है? अनेक कोटि सारः, यानी धन। अनेक कोटि सारः धनम। ठीक है, पीताम्बरः, नीलकंठः, दशाननः, अनेक कोटि सारः। ये आप ध्यान पूर्वक देखिएगा इन उदाहरणों को और समझिएगा, आपको बहुव्रीहि समास अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हम इन चीज़ को हमें ध्यान देना है कि बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि अर्थ प्रधान होता है। इसमें ना तो पहले वाला इम्पोर्टेंट है ना दूसरे वाला पद इम्पोर्टेंट है इसमें, बल्कि इसमें अर्थ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास की तरफ। द्वंद्व नाम से, नाम में ही कुछ ना कुछ छिपा है जो इसकी पहचान करवाता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो द्वंद्व, उभय पद प्रधान द्वंद्व। अब बहुव्रीहि समास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने? बताइए, कौन सा पद प्रधान? प्रथम पद या द्वितीय पद या उभय पद या अर्थ प्रधान? हाँ, गुड, हमने अर्थ प्रधान पढ़ा, यानी अन्य पद प्रधान। अब देखिए, उभय पद प्रधान द्वंद्व, उभय मतलब दोनों। ठीक है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व। जिस समास में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है, उससे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, कौन सा समास कहते हैं उसे? द्वंद्व समास, जिसमें क्या होगा? प्रथम पद
द्वितीय पद, दोनों बराबर है, दोनों की समान रूप से प्रधानता है, समान रूप से दोनों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वो कौन सा पद, कौन सा समास होता है वो? द्वंद्व समास। जैसे पितरौ, पितरौ, ठीक है, तो माता च पिता च। अब देखिए माता च पिता च, इस उदाहरण में माता और पिता दोनों की समान रूप से प्रधानता है। आपने यहाँ देखा होगा जब विग्रह किया गया है, च से इन दोनों को संबोधित किया गया है, ठीक है, च की सहायता ली गई है। इन दोनों में माता और पिता दोनों की समान रूप से प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इन उदाहरणों में आप देखिए, राम लक्ष्मणौ, ठीक है, रामः च लक्ष्मणः च, दोनों एक वचन के ही दिख रहे हैं ना आपको, यानी इक्वलिटी दी गई है इन दोनों को। तौ सह च सह च, ठीक है, धर्मार्थ काम मोक्षः, धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च। इस तरह से यहाँ पर दोनों पदों को समान रूप से समझा गया है और दोनों पदों की यहाँ पर प्रधानता है। इसीलिए द्वंद्व समास क्या होता है? उभय पद प्रधान, जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होती है। और बहुव्रीहि समास क्या होता है बताइए? अर्थ प्रधान अथवा गुड। तो अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, अर्थ प्रधान अथवा अन्य पद प्रधान, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये दोनों समास आज ख़त्म हो गए हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसका अभ्यास देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपके सामने ये जो उदाहरण दिए गए हैं, कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, क्रमानुसार ये उदाहरण दिए गए हैं, ये दोनों समासों में से उदाहरण है। आपने सबसे पहले इन विग्रहों का समस्त पद बनाना है, ठीक है, ये विग्रह किए गए हैं, आपने इनका समस्त पद बनाना है। ध्यान दीजिएगा इसको अच्छी तरह से। आप क्या करेंगे? इनका समस्त पद बनाएंगे और फिर लिख कर मुझे भेजेंगे। तो इसी के साथ हमारा मतलब आज का ये जो समास प्रकरण है वो समाप्त हो गया है। और आपका जो गृह कार्य है बहुव्रीहि, ओहो यहाँ पर भी फिर से मिस्टेक हो गई है, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास की उदाहरण सहित परिभाषा आपने लिखनी है, ठीक है। और प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान समासों के दो दो उदाहरण लिखकर आपने समझाने हैं, ठीक है। बहुव्रीहि और द्वंद्व समास की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान समासों के दो दो उदाहरण लिखने हैं। कौन से प्रथम पद प्रधान उदाहरण है, कौन से द्वितीय पद प्रधान उदाहरण है समास में से, ठीक है। तो अब हम आगे ध्यानपूर्वक कार्य को करेंगे, समास को अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत सारे उदाहरण जो दिए गए हैं उन उदाहरणों को हम समझेंगे, स्वयं भी बहुत सारे उदाहरण करेंगे। इस दृढ़ निश्चय के साथ आप इस समास प्रकरण को जरूर अच्छी तरह से समझें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है कि घर के अंदर ही रहें, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, क्योंकि घर में रहकर ही हम आजकल की जो ये महामारी फैली है इससे बच सकते हैं, ठीक है। और सरकार के दिशा निर्देशों का हम शतशः पालन करें, क्योंकि हमसे उपायुक्त कांगड़ा भी ने भी बहुत सारी उम्मीदें लगाई है, तो मिलकर हमने लड़ाई लड़नी है। तो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा बातों को और समास को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, मुझे यही आपसे अपेक्षा है। फिर अगले सत्र में मिलते हैं एक कहानी लेकर। धन्यवाद।